अखिलेश यादव लगातार वहां पर पीडीए फॉर्मूले पर इस बार चल रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और उसके तहत इस बार अकबरपुर से उन्होंने राजा रामपाल को उतारा है और ऐसा कहा जा रहा है कि ओबीसी में अच्छी पैठ है उनकी। तो आपको क्या लगता है कि मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं क्या वो आपके लिए? माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री के रूप में चयन हुआ तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि गरीबों की सरकार है, कमजोरों की सरकार है। भी हेमंत सोरेन अंदर चले गए जेल में, इधर लालू यादव से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। इस तरीके से हम देख रहे हैं पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स हैं वो लगातार एलिगेशंस लगा रहे हैं। मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, करप्शन किया है तो करप्शन की सजा तो जनता उनको दे रही है। तो इससे पहले एक कस्टडी में बलवंत नाम के शख्स की डेथ हो गई थी। तो जब इस तरह की डेथ आपके संसदीय क्षेत्र में हो जाए तो एक जनप्रतिनिधि पर किस तरह के एक उनकी इमेज पर बट्टा लगता है? राजनीतिक व्यक्ति जो बोलता रहे और डोलता रहे। बीजेपी की तरफ से 30 से 40% जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट कट सकते हैं एमपी के, क्योंकि एंटी इनकमेंसी फैक्टर माना जा रहा है। तो उसमें देवेंद्र सिंह भोले को टिकट मिले, उसकी क्या वजह रहेगी? किस दावे पर आप दावा कर सकते हैं? देखिए, मैं मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखता हूँ, मैं अपने काम पर विश्वास करता हूँ। नमस्कार, संवाद पर आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ हूँ राजेश कुमार। इस वक्त देश में राममय माहौल है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। और इस बजट के बाद एक तरीके से इस वक्त अब मोदी सरकार के जो सांसद हैं या फिर मंत्री हैं वो किस नाम पर जाकर लोगों के बीच वोट मांगेंगे, क्या कुछ उपलब्धियां गिनाएंगे और किस तरह के चैलेंजेज होंगे, ये इस वक्त एक बड़ा सवाल है। क्योंकि विपक्ष की तरफ से कई एलिगेशंस हैं और ऐसे में मोदी सरकार के जो मंत्री हैं या सांसद हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी लोगों के बीच जाके उपलब्धि बताना। और साथ में तो इस वक्त हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए अकबरपुर से लगातार 2 बार के सांसद हमारे साथ देवेंद्र सिंह भोले जी हैं। सर, संवाद पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले, क्योंकि अंतरिम बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी की तरफ से, तो इसमें क्या कुछ खास बातें देख रहे हैं जो आप लोगों के बीच जाएंगे और कहेंगे कि भाई हमने अंतरिम बजट में ये चीज़ें इस बार आई है? मेरा जहाँ तक मानना और ज्ञान है जी, 24 और 25 का जो बजट है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय निर्मला सीतारमण जी जो हमारी माननीय वित्त मंत्री हैं और नारी शक्ति भी हैं, उन्होंने रखा है। मेरा अपना ये मानना है कि आज नवयुवक, किसान और नारी और गरीब, ये सर्वस्पर्शी बजट है और सभी वर्गों को छूता हुआ बजट है, जिससे कि आम लोगों को वह भारत जिसकी कल्पना आदिकाल में की गई थी और जिसे पूरा करने के लिए माननीय मोदी जी लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो विकसित भारत का संकल्प और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। लेकिन लोगों को थोड़ी उम्मीद थी कि थोड़े डायरेक्ट टैक्स में छूट मिल जाती, थोड़े कुछ और लोगों को उनके लोक लुभावने मिल जाते, तो वो कहीं ना कहीं उनको उम्मीदों को थोड़ा सा। आज बजट रखा गया है, अब उसको और भी तमाम अवसर है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हमने 22% की छूट उद्योग को दी है और इस देश में किसान बड़े भाई के रूप में भगवान राम और उद्योग छोटे भाई के रूप में भगवान लक्ष्मण की भूमिका का निर्वाह करता है। जी, किसान अपने उत्पादित जिन्स को मार्केट में ले जाता है, पैसा लेकर के उद्योग की बनी हुई चीज़ों को वो खरीदता है। जी, जी। और इसलिए ये दोनों का ये समावेशी बजट है और मैं समझता हूँ कि इसमें आम आदमी को इससे लाभ मिलेगा। जी, आप लगातार 2 बार से अकबरपुर से सांसद हैं। कानपुर देहात 2014 में आप जीते मोदी की लहर में, 2019 में आप जीते, करीब 2.25 लाख मतों के अंतर से दोनों बार आप जीते, शानदार जीत। तीसरी बार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? देखिए, मैं 45 वर्ष से काम कर रहा हूँ और राजनीति में जो मूल विचारधारा थी
कि लोगों के कल्याण के लिए सदैव लगा रहना चाहिए। जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये सपना था कि गांव, गरीब, किसान और ज़रूरतमंद के साथ आप खड़े रहेंगे। तो मैं उस स्थिति में काम कर रहा हूँ और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो आशीर्वाद मिलना चाहिए वो सदैव मिलता रहा है, पार्टी की ओर से, केंद्रीय नेतृत्व की ओर से। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री और तत्कालीन एनडीए के नेता के रूप में घोषित माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले जो सभा की थी वो उत्तर प्रदेश में की थी। हिंदुस्तान का परिवर्तन उत्तर प्रदेश से होता और उत्तर प्रदेश का परिवर्तन की भूमिका में कानपुर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। 2013 के 19 अक्टूबर को उन्होंने हमारे ही लोकसभा क्षेत्र के कल्याणपुर में मीटिंग की थी और उसमें उनकी दृष्टि, जो दूरदर्शी दृष्टि है माननीय प्रधानमंत्री जी की और पार्टी की, और उनका जो स्नेह है और जो मेरी प्रतिबद्धता सदैव पार्टी के साथ रही है और अपने नेतृत्व के प्रति रही है, माननीय मोदी जी के प्रति रही है, उन्होंने हमारा चयन किया और मुझे उनके आशीर्वाद से मैं भारत की संसद में सबसे बड़ी अदालत है 3.25 लाख से अधिक वोटों से जीता। अभी क्योंकि और दूसरी बार भी जब बुआ और भतीजे का गठबंधन हुआ तो उससे अधिक 1.25 लाख से ज़्यादा वोट मिला। जो पहला वोट मिला था लगभग 5 लाख, तो लगभग 6 लाख के करीब वोट मिला और उससे अधिक वोटों से मैं पुनः चुनाव जीता। और आज भी इस देश में जनता ये चाह रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे बार देश की सरकार बने और ये तीसरे बार देश की सरकार बन करके 2047 का भारत जो शताब्दी वर्ष मनाने वाला है, जिसे स्वामी विवेकानंद की कल्पना थी, उसे पूरा करने वाला भारत है। स्वामी मोदी जी के नेतृत्व में अकबरपुर लोकसभा भी 5 लाख से अधिक वोटों से जीत करके और उनके नेतृत्व में पुनः आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। अभी क्योंकि अयोध्या में मंदिर बन गया, इधर ज्ञानव्यापी में जो व्यास था खाना है वहाँ पर पूजा करने की इजाज़त दे दी गई है, तो अब जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या कुछ लोगों में देख पा रहे हैं आप अभी? देखिए, लोगों में उत्साह तो बहुत है और भगवान राम हमारे आस्था के प्रतीक थे। न्यायालय का निर्णय हुआ, माननीय प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया और ये हमारी ही पार्टी ऐसी है और हमारा ही नेतृत्व ऐसा है कि जो शिलान्यास करते वही उद्घाटन करते और वही काम किया कि निर्णय के बाद में शिलान्यास हुआ। शिलान्यास के बाद में आज की प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम की हो गई। प्राण प्रतिष्ठा तो हुआ, लेकिन कई जो नेता उन्होंने सवाल उठाया कि इसमें जो कार सेवक थे वो जो जिन्होंने शहादत दी उन्हीं को नहीं बुलाया गया। नहीं, ऐसा नहीं, इतनी भीड़ थी। हम ही लोगों को, मैं भी अभी नहीं जाना चाहता हूँ जब जरूरत पे, इसलिए कि भगवान राम से आस्था और यहीं से सिर झुका करके उनका प्रणाम कर रहा हूँ। इतनी भारी भीड़ है, पूरे देश और दुनिया को उन पर आस्था है, तो हम किसी के लिए एक भीड़ को खड़ा करके और एक असुविधा ना पैदा करें। हम लोग तो उनकी कर्मभूमि और उनकी जन्मभूमि पर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जी। धीरे धीरे सब लोग जाएंगे, जैसे जैसे समय में का नाम आपके सुविधा होती जाएगा उन लोगों को, लेकिन हमें पहले उनको स्थान देना चाहिए। और ये हमारी जो है आपकी सनातन धर्म की कल्पना भी रही है, पहले दूसरे को हम स्थान दें और फिर हमें तो अपने आप मिल जाएगा, और मिल गया अपने आप। तो यहाँ पर ये बताइए कि इसमें क्योंकि 2024 में चुनाव होने जा रहा है, पार्टी आपको टिकट देगी, तो इसमें जनता अगर चुनेगी तो उसके लिए आपके सामने क्या कुछ प्रायोरिटी रहेगी? देखिए, 2 बातें हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मैं चुनकर और पार्टी के सिंबल पर चुन के गया, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी सुविधा थी, ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण और गंगा और जमुना की तलहटी में बीच में होने के कारण उस क्षेत्र में मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, वो रसूलाबाद विधानसभा और पिठूरा विधानसभा जो आपके हिस्सा कन्नौज की है, वहाँ 24 घंटे बिजली मिलती थी और हमको बिजली मिलती थी 4 घंटे 6 घंटे। जहाँ की मैं राजनीति करता था, जहाँ के लोगों ने हमको चुना था, विधायक चुना था, डेरापुर और सिकंदर, रसूलाबाद और सिकंदरा के लोगों।
वही स्थिति हमारे इस अकबरपुर लोकसभा की थी कि घाटमपुर जैसा क्षेत्र, जहाँ 200-300 किलो नीचे गहराई में पानी था, वाटर लेवल था, वहाँ लोग सो के रात में बिजली आई और सर्दी के दिनों में गांव में वो ट्यूबवेल पर गए, अपने ट्यूबवेल पर, व्यक्तिगत ट्यूबवेल पर या सरकारी ट्यूबवेल, वहाँ पहुँची, बिजली चली गई। उसी बीच में एक हमारे यहाँ नवेली नेगलाइट, जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार को उपक्रम है, लोगों ने उसका प्रचार किया था, ये कोई काम नहीं किया था। मैं अपना 8 दिन वहाँ रहा सर्दियों में, एक गांव में विद्यालय में रुका और वहीं से मैं घूमता। मेरा स्वभाव है कि जनरली मैं रात्र में सर्दियों में लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ रुकता हूँ और उससे अलाव पड़ता अपना लोगों से बात करना, उनकी समस्याएं सुनना, अगले दिन निस्तार करना, ऐसा मेरा स्वभाव पहले से भी रहा है। तो हम वहाँ रुके, तो हम अगले दिन वहाँ जा रहे थे अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, तो देखा, पता लगा था अभी हाँ ऐसा ऐसा शोर था। तो मैंने उस बात को पूरा डिटेल इकट्ठा करके और भारत सरकार में हमारे श्रद्धेय मंत्री पीयूष गोयल साहब थे, उनसे निवेदन किया। चूँकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, तो वो सोलर में 400 मेगावाट का उपक्रम था, तो 1980 मेगावाट की बात हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन किया और देखिए ताज्जुब की बात देखिए कि 2016 में उन्होंने पूरा का पूरा पैसा 18,000 करोड़ रुपया रिलीज करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में उसका शिलान्यास हुआ 16 नवंबर को जी। और आज वो बनकर के उसका एक फेज 660 आपके मेगावाट का तैयार हो गया है। तो ये अचीवमेंट है, जिसका मेरा ये भरोसा है कि इसी सत्र के बाद में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे। तो मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की कोई बात नहीं हो सकती है। बिल्कुल। आगे भी 1 साल में 2 चरण पूरे, अगर कोविड ना हो गया तो तब तक वो तीनों चरण पूरे हो गए होते 1980 का। कोविड का हमारा 2 साल ऐसी स्थिति में चला गया जी। तो एक सवाल ये उठ रहा है कि अखिलेश यादव लगातार वहाँ पर पीडीए फॉर्मूले पर इस बार चल रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और उसके तहत इस बार अकबरपुर से उन्होंने राजा रामपाल को उतारा है और ऐसा कहा जा रहा है कि ओबीसी में अच्छी पैठ है उनकी। तो आपको क्या लगता है कि मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं क्या वो आपके लिए? देखिए, मेरा अपना मानना है कि जो जात के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों ने देश को बांटा था, और मैं जहाँ से विधायक रहा हूँ, जहाँ मैं राजनीति करता हूँ, मुझ पर किसी के जात और धर्म के होने का इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि राजनीति में हमारे नेता ने, माननीय मोदी जी ने, और राजनीति में भारतीय जनसंघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने भी सदैव एक बात कही है कि हमको अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, हमको लोगों के विकास साथ खड़ा होना चाहिए। तो मुझे याद है कि 24 मई 2014 को जिस समय भारत के सेंट्रल हॉल में माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री के रूप में चयन हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि गरीबों की सरकार है, कमज़ोरों की सरकार है, किसानों की सरकार है, ज़रूरतमंदों की सरकार है, और हम जो भी मेरे साथ नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा काम है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेके हम काम करें। और उसका परिणाम है कि जातिवाद की बातें ये सब लोग भूल जाए। अभी तो रामलला हमारे मंदिर ही बनाए, वो हमने पूरा कर दिया। अब हम वो जिनकी आप बात कर रहे हैं, माधव कौन थे? राम के बाद माधव, और अब माधव का मंदिर भी बनाएंगे, और माधव के मंदिर में माधव को मानने वाले, राम को मानने वाले लोग भी जैसे राम को मानते वैसे माधव को मान करके हम उसका सहयोग करेंगे। कहाँ जाती है? एक चीज बताइए कि जब बीजेपी उम्मीदवार को जब टिकट मिलता है, तो इस वक्त क्योंकि मोदी एक बड़ा नाम है, तो सिर्फ टिकट मिल जाने से कितना % चांस रहता है कि वो उम्मीदवार जीत जाएगा? देखिए, हम लोग जिस विचारधारा में काम करते हैं और जिसके नेतृत्व में काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर नेतृत्व का आशीर्वाद और नेतृत्व का ही सब कुछ होता है। हम लोग तो सिर्फ प्रतीक मात्र हैं कि हम लोग चुनाव में जाकर के सिंबल लाएंगे, लेकिन हम वोट तो बीजेपी और माननीय मोदी जी के नाम से। तो इस बार अयोध्या में राम मंदिर बना हुआ है, उधर व्यास जो ज्ञान व्यापी में भी अंदर तहखाना में पूजा की इजाज़त मिल गई है, इधर ब्रांड मोदी,
तो आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी को कितनी मैक्सिमम सीट आ सकती है? 400 पार। कैसे लाएंगे? इसलिए लाएंगे कि जब 282 आए तो हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। फिर हम 303 आए, 303, 303 का मतलब 303, 303 का मतलब सीधे आतंकवादी कहेंगे। 370 और 35 समाप्त किया। अगर 303 ना आई होती तो हम कहीं समाप्त करते, जिसके लिए हमारे नेतृत्व ने शहादत हुई। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेतृत्व की शहादत हुई है, भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई है। और जब वो हुआ तो दुनिया, देश के 4 लोकतंत्र हैं। इन 4 लोकतंत्रों में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। तो माननीय न्यायपालिका को भी लगा कि हिंदुस्तान की जनता चाहती है, और उनकी 5 जजों की जो सभी संप्रदाय के थे, उन्होंने मिलकर के एक ऐतिहासिक निर्णय किया भगवान श्री राम के मंदिर के लिए, और हमने उसका प्राण प्रतिष्ठा करी। उसी तरीके से ज्ञानवापी में देश की जनता और दुनिया की जनता चाहती है हम सभी धर्मों का आदर करें, लेकिन हमारे धर्म पर कुठाराघात करने वाले लोगों को भी हक नहीं है कि हमारे धर्म पर कुठाराघात करें। लेकिन सर विपक्ष, और इसमें भी हिंदू मुस्लिम जा रहा है, उसमें भी सब लोग जाएंगे। तो विपक्ष का आरोप है कि खाली बीजेपी हिंदू मुसलमान करके वोट लेती है। विपक्ष तो अपना तलाश रहा कहीं न कहीं से, ये भ्रष्टाचारी। तो क्या बीजेपी नहीं करती है सर? आप बताओ कहाँ कर दिया, आप बताओ कोई ऐसा उदाहरण हो। विपक्ष का आरोप है कि आप लोग एक तरफ कहते हैं कि हम 400 सीट लाएंगे, उधर विपक्ष कहती है कि हम बोल रहे हैं तो हमारे खिलाफ ईडी से एक्शन हो जा रहा है। ईडी से एक्शन कोई सरकार नहीं कराती, जो करता है कि जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, मैंने पहले कहा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और वो। अब अगर न्यायपालिका कोई निर्णय उनके हक में कर देती तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, हमारे हक में कर दिया साहब उन्होंने तो सरकार ने दबाव दे दिया। उसी तरीके से कार्यपालिका उनके खिलाफ निर्णय करती तो बहुत खराब किया, हमारे हक में करती तो बहुत अच्छा किया। ये तो कोई बात नहीं होगी। लेकिन सर अपोजिशन और का विकास अगर हो रहा है कार्यपालिका के द्वारा तो उनका विकास नहीं हो रहा। 3 तलाक का हम कानून लाए तो उनके हक में नहीं हुए। दूसरी बात कि हम अगर फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा। उज्ज्वला हमने दिया तो उनको नहीं मिला, बिजली हमने दी तो उनको नहीं मिली, प्रधानमंत्री आवास मिला। मैं तो स्वयं बांटता हूँ जाकर के, मैं सांसद के रूप में, मेरा सौभाग्य है कि मैं जाता हूँ अपने क्षेत्र में, उनको नहीं मिला। किसको नहीं मिला? हमारा काम था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये हमारी नहीं, हमारी विचारधारा जो 1925 में जिस विचारधारा को लेकर हम आए थे, वो शताब्दी वर्ष। तो आप कह रहे हैं सर सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना माइनॉरिटी डरे हुए हैं आपकी सरकार, मोदी नहीं, की कोई सरकार? नहीं डरो, कोई नहीं डरो, मुझे तो कहीं नहीं लगता। जब चाहते हैं तो हम लोगों से मिलते हैं, जब चाहते हैं हमारे नेतृत्व से मिलते हैं, उनका हम काम करते हैं। आप जाके हमारे यहाँ सर्वे करा के देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं कह सकता कोई मेरे कार्यालय में आने वाला। मैं प्रत्येक रविवार को बैठता हूँ, वैसे तो समय लेकर सुबह निकलने के पहले अगर क्षेत्र मुँह तो 1 घंटे अपना मिल करके चला गया, और रविवार को पूरे दिन बैठता है, सभी वर्ग के लोग आते हैं। इस तरीके से लगातार एक्शन हो रहा है। अभी हेमंत सोरेन अंदर चले गए जेल में, इधर लालू यादव से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। इस तरीके से हम देख रहे हैं पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स हैं वो लगातार एलिगेशंस लगा रहे हैं। कार्यकर्ता हूँ, और ये सबको करप्शन किया है तो करप्शन की सजा तो जनता उनको दे रही है, कार्यपालिका दे रही है। हम लोगों से क्या लेना देना? खामोखा का आरोप लगाते हैं। आज गए कि पहले हमारी सरकार थी, तो पहले भी तो जा चुके लोग, नहीं जा चुके? शिबू सोरेन जी के पिताजी भी जा चुके हैं, किसकी सरकार थी? श्रद्धेय लालू यादव जी जा चुके, किसकी सरकार थी? फिर कार्यपालिका ने अपना काम किया होगा, हमने तो नहीं कुछ कहा। विपक्ष का आरोप है जितना एक्शन आरोप तो हम यहाँ बैठे हैं, पहले कभी नहीं, हम यहाँ बैठे हैं, हम लोग स्वस्थ परंपरा में बात कर रहे हैं। आप हम पर कुछ आरोप लगा दें, हम आप पर कुछ आरोप लगा दें तो हम जी। आपको क्योंकि इससे पहले थोड़ा कड़क मिजाज वाला सांसद भी कहा जाता है, डीएम को आप फटकार लगा दे रहे हैं, तो इससे पहले एक कस्टडी में बलवंत नाम के शख्स की डेथ हो गई थी। तो जब इस तरह की डेथ आपके संसदीय क्षेत्र में हो जाए तो एक जनप्रतिनिधि पर किस तरह के एक उनकी इमेज पर बट्टा लगता है? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति जो बोलता रहे और डोलता रहे, मैं अपने क्षेत्र से सतत संपर्क रखता हूं, और सतत संपर्क के नाते अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे मैं उस परिवार को जानता हूं, चाहे मैं उस परिवार को नहीं जानता हूं, और कार्यपालिका अगर अन्याय कर रही है
तो मैं आज नहीं, मैं तो विपक्ष में भी महीनों धरने पर बैठा हूँ। इसी जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में, पूरा जनवरी पर बैठा हूँ मैं अपने संगठन के साथ में। मैं ही उसमें चीफ था और मैं लगातार रात और दिन बैठा हूँ, वहीं भोजन बनाता था। तो मेरे काम करने की ये संस्कृति है कि अन्याय का प्रतिकार करना है लोकतांत्रिक तरीके से। मैं हंगर स्ट्राइक पर भी बैठा हूँ 7-7 दिन। प्रशासन को बाध्य होकर मेरी बात माननी पड़ी जब मैं विपक्ष था। मैं विपक्ष था तो मैं 19 दिन लगातार धरने पर रात और दिन बैठा हूँ। प्रशासन को मानना पड़ा, हम न्याय के हित में बैठे, आप जांच कराइए, आप पर जो भी सिस्टम हो। और आज हम माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में काम कर रहे हैं। वो संत मुख्यमंत्री हैं और इस तरीके से अगर कोई गड़बड़ कर रहा था, किसी की कस्टडी में डेथ हुई है, तो हम न्यायपालिका भी कहती, मानवाधिकारी भी कहता। और मैंने उस बात को अपील किया। और कोई अगर अधिकारी किसी को बचाने के लिए कर रहा है तो मेरा धर्म है कि मैं अधिकारी से कहूँगा आप गलत कर रहे हैं, कि नहीं चलने वाला। इस मोदी जी और योगी जी के राज में ऐसा नहीं चलने वाला जी। आप क्योंकि इससे पहले और मैंने उस परिवार को नौकरी भी दिलाई, परमानेंट नौकरी मैंने दिलाई, उनकी सारी सुविधाएं कराई। वो भी तो मेरी बहन और बेटी है। जी जी। आप इससे पहले कल्याण सिंह सरकार में मंत्री रहे, स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय भी रहा आपके पास। आप क्या देख रहे हैं कि पहले की जो यूपी की राजनीति रही है और अब की, क्या बदलाव आया है उसमें? देखिए, कल्याण सिंह जी हमारे आदरणीय नेता, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और ये जो सपा और बसपा का बेमेल गठबंधन था, इसने प्रदेश को हताशा की। जब सपा होती थी तो डंडा चलाती थी और जब बसपा होती थी तो दलित तट के फर्जी मुकदमे। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमारे दलित भाई जो हैं, कभी कभी हम ही में से कुछ लोग उनका दुरुपयोग करते। तो इसके नाते हम किसी एक्ट का भी उल्लंघन ना करें और हम सबके साथ न्याय दें। इन लोगों ने जनरली हो गया कि जब सपा चुनाव लड़ती थी पंचायतों का, तो बसपा नहीं दिखाई पड़ती थी, और बसपा लड़ती थी अपनी सरकार में, सपा नहीं दिखाई पड़ती थी जी। हमारी पार्टी सत्ता में रह के लड़ी होगी या विपक्ष लड़ी होगी, हरदम प्लेटफार्म पर रहती थी। ये तो आपने भी देखा होगा, सुना होगा जी। हमारे कानपुर देहात में एक गांव पड़ता है मलासा जैसा, वहाँ 98% आबादी फॉरवर्ड, और उसको उन्होंने वो कर दिया, आरक्षित कर दिया। 2006 में सरकार किसकी थी? चुनाव नहीं लोगों उन्होंने दिया वहाँ। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार स्टेट गवर्नमेंट निर्वाचन, भारत निर्वाचन लगा, लेकिन नहीं, लोगों जनता ने नहीं होने दिया। तो हम लोग ऐसा नहीं करते। जो है एक गाइडलाइन तो तय हुई होगी, गाइडलाइन इस उसमें चुनाव कराना, लोगों ने कराए और निष्पक्ष चुनाव हुआ। जी। मान लीजिए कि इस बार तीसरी बार आपको उतरने का मौका मिलता है वहाँ पर एक बार फिर से, और आप जीत के आते हैं और मंत्री बन जाते हैं, तो आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी उस समय? मेरा भरोसा है कि निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का आशीर्वाद मेरे साथ है, रहेगा। दूसरी बात है कि हमारी प्रायोरिटी लोगों से सीधे संवाद करना, लोगों की समस्याओं से सीधे जुड़ना, लोगों के विकास के काम आना। जो मैं करता था, और भी सुझाव लेकर के जहाँ आवश्यकता है उसको करूँगा। जी। अभी क्योंकि बीजेपी की तरफ से 30 से 40% जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट कट सकते हैं एमपी के, क्योंकि एंटी इनकमेंसी फैक्टर माना जा रहा है। तो उसमें देवेंद्र सिंह भोले को टिकट मिले, उसकी क्या वजह रहेगी? किस दावे पर आप दावा कर सकते हैं? देखिए, मैं मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखता हूँ। मैं अपने काम पर विश्वास करता हूँ और अपने नेतृत्व विश्वास करता हूँ। अनावश्यक हम क्यों शंका पैदा करें? मुझे लगता है पार्टी ने मेरी मदद की, मुझे आशीर्वाद दिया, नेतृत्व आशीर्वाद दिया, तो मैं ये सब नहीं पढ़ना चाहता हूँ। जी। बीजेपी की तरफ से लगातार जो भी जिस स्टेट में बीजेपी गई, कैंपेन किया, तो लगातार ये कहा कि डबल इंजन की सरकार बने तो ज़्यादा तेजी से विकास होगा। तो यहाँ पर क्योंकि डबल इंजन है, तो आप क्या देख रहे हैं इसमें? नहीं तो क्या विकास हो नहीं रहा? आप बताइए। आप देखिए उत्तम प्रदेश, देखिए कि आज राम मंदिर का निर्माण हुआ है। आप सड़कें देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, आप अस्पताल देख लीजिए। हमने जनपदों में मेडिकल कॉलेज दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बढ़ाया है। हमारे यहाँ हवाई अड्डे बने हैं। हमने खुद कानपुर, हमारे यहाँ लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी भारत सरकार ने, माननीय राज्यमंत्री भारत सरकार ने, हम सब लोग उनके हमारे क्षेत्र में बना है। आज वो कॉरिडोर बन रहा हमारे क्षेत्र में। आने वाले समय माननीय प्रधानमंत्री जी सबका वहाँ
शिलान्यास और उद्घाटन करने जाने लेकिन वाले। सर अयोध्या में मंदिर तो बन गया, मस्जिद कब बनेगी? देखिए, अयोध्या में मंदिर बन गया और मस्जिद लोग, किसी ने रोका उनको? क्यों ना बनाया भाई? वो ये तो विश्व हिंदू परिषद ने बनाया, संतों ने बनाया, उनके संतों किसने रोक दिया? बना जाकर। तो चाह रहे हैं कि मोदी जी शिलान्यास रखें, आधारशिला जो रखें। मांगे देखा जाएगा, ये उनका विषय है। जी। अब इस वक्त क्योंकि लगातार अब जोर अयोध्या के बाद काशी और बनारस को लेकर उठ रहा है, तो क्या देख रहे हैं अब आगे का एजेंडा क्या रहेगा सरकार का? देखिए, देवों के देव भगवान शंकर, उनके स्थान को गलत तरीके से कुछ आतावियों ने परिवर्तित किया था। माननीय न्यायालय का आदेश आ चुका है पूजा अर्चना के लिए, और मैं समझता हूँ जिस तरीके से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया, उस पर हिंदू मुस्लिम जा कर के पूजा कर रहे हैं, उसी तरीके से सब हमारे भाई समझदार लोग ज्ञानव्यापी को पेड़ को छोड़ करके और सीधे खड़े होकर के भगवान शिव की आराधना करने का काम करें। नहीं, लेकिन अयोध्या में तो क्योंकि जो ढांचा था वो खत्म हो गया था, गिरा दिया गया था, लेकिन चाहे आप काशी की बात करें तो वहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, ठीक ऐसे ही मथुरा में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, तो आप क्या चाह रहे हैं इस कंडीशन में? देखिए, माननीय न्यायालय का आदेश को हमने वहाँ भी माना, यहाँ भी माननीय जो न्यायालय आदेश करेगा उसको मानेंगे, और फिर उसमें हमारा हिंदू समाज मिल करके और मुस्लिम भाई को साथ लेकर के काम कराएगा। क्या होगा उसमें? अरे भगवान शिव का स्थान है, था और रहेगा। जी। भगवान कृष्ण का जन्मस्थली थी, है, रहेगी। अभी मैंने कहा ना कि माधव, राम के बाद माधव, यही तो चिंता हो रही विपक्षियों को। जी। अब 370 क्योंकि इस बीजेपी के एजेंडा में रहा है शुरू से, आरएसएस बीजेपी के 370 खत्म हो गया, राम मंदिर भी बन गया, अब क्या कोई एजेंडे में है? सनातन धर्म की स्थापना हमारा एजेंडा है और वो रहेगा। उसके आड़े आने वाली कोई चीज़ है तो उसका पुरजोर सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग विरोध करेंगे। क्या होगा सनातन धर्म में, कैसे स्थापना करेंगे उसकी? अभी नहीं है। ये भारत सनातनों का देश रहा है और उसमें जो तमाम लोगों ने इसको नष्ट करने का प्रयास किया था, तो इतने ज़्यादा लोग उसके प्रेमी थे, नहीं कर पाए। आज भी जब अवसर आएगा देखा जाएगा। तो बाकी धर्म के लोग क्या कहेंगे? उनको भागो यहाँ से, क्या कहेंगे? नहीं, क्यों भागे? हम ना किसी को भगाने विश्वास थोड़ी करते हैं। तो कैसे भगाने विश्वास करते होते तो हम राशन देते, भगाने विश्वास करते उज्ज्वला देते, भगाने विश्वास करते आपके गैस सिलेंडर देते, प्रधानमंत्री आवास देते उनको, अगर भगाने विश्वास होता। भारत राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र के साथ रहिए, भारत के देश के साथ में, जो पहले देश और फिर हमारे तो नेतृत्व कहता है कि पहले राष्ट्र और फिर विचारधारा पार्टी और तब व्यक्ति, ये तो हमारा नेतृत्व कहता है और हमारी आइडियोलॉजी है। तो सनातन तो राष्ट्र, लोग राष्ट्र यहाँ रह करके और राष्ट्र के विरोध की बात करेंगे तो फिर वो हम कुछ भी माने वो। तो सनातन राष्ट्र जो जैसा कि लगातार चर्चा होती है कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा, जैसे सनातन आपने कहा, तो क्या होगा उसमें? हमने ये नहीं कहा है कि कोई अपने धर्म को, हम दूसरे के धर्म का आदर करते हैं, लेकिन हमारे धर्म पर कुठाराघात तो नहीं कर सकता। अब इसको लेकर तरह तरह के कुछ उनके मंतव्य हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। जी। अब आखिर में आपसे एक और सवाल कि अब क्योंकि जब आप जाएंगे लोगों के बीच, तो एक तो ये कि कितने मार्जिन से इस बार आप जीतेंगे, दूसरा कि क्या कुछ अचीवमेंट्स हैं मोदी सरकार की जो आप रखेंगे अभी जाके चुनाव में? मैंने आपको बताया 660 मेगावाट का हमारा तैयार है, एयरपोर्ट हमारा बन के तैयार हो गया है, यात्राएं शुरू हो गई, उसमें और हम उस आवागमन में बढ़ाएंगे, फ्लाइट्स बढ़ाने का काम करेंगे। रिंग रोड हमारा 90% हिस्सा हमारे क्षेत्र में, जिसका शिलान्यास और काम शुरू हो गया है, टेंडर हो गया, शिलान्यास करने माननीय मोदी जाएंगे। 600 मेगावाट का आपके उसका भी उद्घाटन करने माननीय प्रधानमंत्री जाएंगे। यूनिट का 50 मेगावाट का हमारा एक सोलर का बनकर तैयार हो गया, वो भी उद्घाटन के लिए तैयार खड़ा, चाहे भी चले जाएँ। अभी हमने स्पीच इन हियरिंग लगभग 300 करोड़ रुपए का है, गूंगे और बहरों का, या तो नॉर्थ भारत में मैसूर में है या उत्तर भारत में कानपुर में लेके आया। उसका शिलान्यास भी 27 तारीख को भारत सरकार के मंत्री जी ने किया। और कानपुर के मेडिकल कॉलेज को उच्चीकृत करने के लिए, मेडिकल साइंसेज का दर्जा, वो भी जा करके उन्होंने उद्घाटन कर दिया, वर्चुअल किया था, मैं वहाँ था, उनके सारे अधिकारी थे।
तो जो भी वहाँ की सुविधाएं हैं, तमाम सड़कों का जाल है, तहसीलें हमारी डेवलप हुई हैं, CSCs हमारी बनी हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो उस क्षेत्र की जनता के लिए न हुआ। और भी उस क्षेत्र की जो जनता का आवश्यकता होगी उसे पूरा करने का काम करूँगा। एक मेरा काम छोटा सा और है जिसके संबंध में मैं काम कर रहा हूँ। आगरा से लेकर इलाहाबाद तक हमारा क्षेत्र गंगा और यमुना के दोआबे में बसा हुआ है, लेकिन आगरा से लेकर इलाहाबाद तक जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड की बहुत अधिक सुविधाएं हैं और अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वहाँ की ज़रूरत है सुविधाओं की। हमारे यहाँ जो यमुना जी की गहरी धारा है, उस धारा से आपके उत्तर की ओर 16 किलोमीटर तक, उसमें आपके जो रेवेन्यू का आपकी हमारी जो वो है सीलिंग एक्ट, उसमें सीलिंग एक्ट की वही सुविधा है जो सुविधा बुंदेलखंड में, लेकिन विकास की सुविधा नहीं है जी। तो मैं इस बात को मैंने रखा है और इस बार मेरा अगला प्रयास होगा कि इसकी तमाम डिटेल्स और इकट्ठे करें। 1954 में तत्कालीन वित्त मंत्री स्टेट गवर्नमेंट ने बुंदेलखंड को भारत सरकार ने दर्जा दिया और उनको सुविधाएं दे दी। उनको जैसे पूर्वांचल को सुविधा दी, ऐसे बुंदेलखंड दे दी। लेकिन जो हमारी गहरा जमुना जी की डीप धारा से 16 किलोमीटर उत्तर की ओर वो स्थिति है 45 एकड़ और 27 एकड़ की, तो यहाँ भी वो भी सुविधा मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है जिससे कि हमारा पूरा क्षेत्र, तो ये आगरा से इलाहाबाद हो जाएगा अच्छी बात, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लिए तो कम से कम इसमें लगा हूँ कि मैं करा लूँगा जी। और यूसीसी और क्योंकि अगले एजेंडा में सरकार की तरफ से लगातार चर्चा हो रही है कि यूसीसी भी इस पर काम हो सकता है, तो यूसीसी और पॉपुलेशन कंट्रोल पर क्या कुछ मानना है आपका? ऑपरेशन कंट्रोल तो आने चाहिए था। देखिए हमारी 24 दलों की सरकार थी, श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में आना चाहिए। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, चाइना ने कंट्रोल करके एक काम किया, हालांकि वो अलग बात है कि कंट्रोल अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने किया, तो हम लोग कंट्रोल करके और आना लागू होना चाहिए जी। तो जाहिर तौर पर अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने थोड़े कड़क मिजाज के जरूर जाने जाते हैं, लेकिन एक ईमानदार छवि के हैं और अपने जो जनता की लड़ाई के लिए चाहे वो डीएम को फटकार लगाना पड़े तो उससे भी बाज नहीं आते हैं। और यही वीडियो पिछले दिनों खूब वायरल हुआ था और इन्होंने संवाद में आकर हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और इन्होंने बताया कि क्या कुछ इनकी प्राथमिकताएं होगी जब ये जनता के बीच एक बार फिर से वोट के लिए जाएंगे। और आपने यूपी लाइव पॉडकास्ट को अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।